प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। देखिए आज जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का मॉडल पेपर आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये मॉडल पेपर इस तरह का मेहनत से तैयार किया गया है कि आपकी जो परीक्षा होने वाली होगी उसमें इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जैसे जल्दी जल्दी आप इसको पढ़ लीजिएगा जो आवश्यक निर्देश हैं, जैसा कि ये आपको यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर ये हो गया अनुक्रमांक, यहां पर नाम। पेपर ये 3 घंटा 15 मिनट का होगा, जैसा कि आपको पहले से पता है। इन 3 घंटा 15 मिनट में 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। उसमें आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर उनका आंसर आपको बारी बारी से देना है। इसमें सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र को 5 खंडों में डिवाइड किया गया है, आ, बा, सा, दा और एम। खंड आ जो है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका आंसर आपको टिक करके देना या लिख करके दे देना है। और फिर ये जो और खंड है आगे, ये अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, लघुत्तरी से थोड़ा बड़ा सेकंड नंबर पे, और दीर्घोत्तरी प्रश्न जिनके कितने कितने नंबर के हैं वो आपके यहां भी लिखे हुए हैं। 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर। और पेपर में जैसा जैसा आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पता होता चला जाएगा। तो इस पेपर को अच्छी तरह से हल करने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। इसके साथ आपको जब तक ये सेशन वीडियो चले साथ जुड़े रहिए और आपका इससे जो है पूरा आप फायदा उठाइए। यदि आप बीच में स्किप करेंगे तो जब कभी पेपर होगा, दोबारा कभी लिखने का नंबर आएगा तो आप जरूर अफसोस करेंगे कि देखिए ये पहले हमने देखा होता तो ये क्वेश्चन मुझसे सही हो जाता। अब चलिए अपने को जांचते हुए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है और हमारी बात को सुनते हुए और आप और हम लोग मिलके एक बहुत अच्छा पेपर हल करेंगे। तो ये चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे आपको अलग अलग नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे आपको हर एक विषय का मॉडल पेपर और भी जो भी स्टडी मटेरियल वो मिलेगा। आप इसको लगातार विजिट करते रहें। अब पहला क्वेश्चन जो है वो है 1 माइक्रोन में होता है, यानी 1 माइक्रोन में होता है, क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर होता है, 10 की पावर -6 मीटर है, 10 की पावर -12 है और 10 की पावर -15 मीटर है। अब समझिए ये माइक्रोन है क्या? ये दूरी मापने की छोटी इकाई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोन क्या है? ये दूरी मापने की छोटी इकाई है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो 1 माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 होता है और ऑप्शन यहां पर चला जाएगा बी के साथ। यानी इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी, 10 की पावर -6। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? तो पहले जाने पृष्ठ तनाव है क्या। किसी काल्पनिक कोई द्रव है कि किसी द्रव के पृष्ठ पर काल्पनिक खींची गई रेखा पर अभिलंबवत एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा T बराबर F/L। क्या पढ़ा है? T बराबर F/L। T यहां पर पृष्ठ तनाव को इंडिकेट करता है, F है बल, L है लंबाई। अब विमीय सूत्र लिखना है तो यहां पर देखिए बल का विमीय सूत्र हर समय आपको याद रखना है mLT की पावर -2। कितना होता है? mLT की पावर -2 और L का तो ये विमीय सूत्र L हो गया।
ये यल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो विमीय सूत्र निकल जाएगा m t की पावर -2। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या हो गया, m t की पावर -2। ऑप्शन यहां पर सी सही होगा, m t की पावर -2। अगला है क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है आपको बताना है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, ऑप्शन ए सही होगा कि बी कि सी और कि डी सही है। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, तो इसको y से लिखते हैं, ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल को आप लिखते हैं बल बटे क्षेत्रफल, और विकृत को लिखते हैं लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहां पर L और L इन विकृत की कोई बीमा होती नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। तो ये y हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र होता है mLt की पावर -2, और यहां क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो जाएगा L²। अब इसको जब हल करेंगे तो L की पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन बदलेगा, -2 हो जाएगा। L है प्लस में, -2 है माइनस में, यानी तो L की पावर -2 है, तो L की पावर 1 और L की पावर -2 ये मिलके हो जाएगा L की पावर -1। तो ये हो जाएगा L की पावर -1 और T की पावर -2। ML की पावर -1 T की पावर -2, ये तो इसका विमीय सूत्र हो गया। लेकिन यहां पर पूछा गया मात्रक क्या है। अब मात्रक क्या लिखेंगे, ये है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां पर ऑप्शन कोई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं मात्रक है। तो न्यूटन को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह बराबर में से लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर ए और लिख देंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर ये बनाइए, पावर से इसको हम काट दीजिएगा, तो ये मात्रक आपको मिल गया किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया मात्रक, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक है। अब समय का मात्रक आपसे पूछा गया, पहला ऑप्शन दिया है पारिशेक, ये दूरी मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी मापने का मात्रक है, ये सब बड़े मात्रक है दूरी, जैसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, उसी तरह से प्रकाश वर्ष ये भी दूरी मापने का मात्रक है। क्या कहलाएंगे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाएगी वह दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाएगी। माइक्रोन, ये भी दूरी मापने का मात्रक है, मतलब ये माइक्रोन भी बढ़ा 10 की पावर -6 मीटर। यहां पर जो सेकंड लिखा है ये समय का मात्रक है, क्या है ये, समय का मात्रक, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर होगा डी सही। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ये भी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन केवल यहां पर विकल्प के रूप में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा। खींचे हुए तार की प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होती है वो आपको निकालना है। मतलब कोई तार है उसको आप खींच दें तो उसके प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है वो जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ऊर्जा का जो मात्रक होगा 1/2 अंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहां सी सही हो जाएगा, 1/2 अंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति स्क्वायर। अगला प्रश्न है, विमीय सूत्र
एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं करती है? अब ये जरा समझिएगा। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ये जैसे नहीं कर रही है, ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि नहीं वाला प्रश्न यदि होता है तो ये मान लीजिए हाँ वाले इसमें जो क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे वो तो ज्यादा होंगे भाई, सही सही तो इसमें एक ही होगा, तो 3 होंगे नहीं हाँ वाले और 1 होगा नहीं वाला। तो जैसे ही आपकी नजर जाएगी तो ये यदि आप जरा सा स्लिप हुए नहीं पे तो कोई ये सही वाला ऑप्शन लग जाएगा। तो अब इसमें देखिए ध्यान रखना है कि ये प्रदर्शित नहीं कर रही है, तो देखिए दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो जो मात्रक होगा या विमित होता दाब का वही होगा प्रतिबल का, दृढ़ता गुणांक का भी वही आएगा। बस विकृति की कोई बीमारी नहीं होती है, विकृति की कोई बीमारी नहीं होती। क्यों? विकृति होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो जब उसकी बीमारी कोई नहीं होती है तो जब इसकी बीमा नहीं तो इसका कोई रोल ही नहीं वहां पर है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं खंड बा में, जिनका आंसर जो है आपको टिक मार के लिख करके नहीं करना था, ये इसमें आपको हल करना है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? क्या क्वेश्चन है? 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो पहले ये जाने कि जूल ये मात्रक है किस भौतिक राशि का किस सिस्टम में, और अर्घ जो मात्रक है किस भौतिक राशि का किस सिस्टम में। तो पहले समझे जूल जो है वो एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड में ये है कार्य का या ऊर्जा का बात कर रहे हैं, किसका? ऊर्जा का जूल। और अर्घ जो मात्रक है ये भी अर्घ जो मात्रक है वो सीजीएस सिस्टम में यानी सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का। तो ऐसे बोले तो कि कार्य के दोनों मात्रक हैं जूल और अर्घ, लेकिन वो है जूल एमकेएस में और ये है सीजीएस में। तो ऐसा बोले कि जो ये जूल मात्रक ये बड़ा वाला है मात्रक और ये जो है अर्घ छोटा वाला है। कितना मान इसका है वो आप चाहे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्घ के। तो 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक घड़ी में घंटे वाली सुई की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इसके सिरे के कोणीय वेग तथा रेखीय चाल में क्या सम है या रेखीय चाल क्या है वो आपको बताना है। देखिए ये कोणीय वेग को आप लिखते हैं ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा कैपिटल टी। कितना होता है? ओमेगा बराबर 2 पाई बटे कैपिटल टी। तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा लिख लीजिएगा, 2 पाई लिखिएगा और कैपिटल टी जरा समझिएगा। जो घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर, एक घंटे वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो घंटे वाली जो सुई है एक पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है। कितने घंटे में लगाती है? 12 घंटे में। तो 12 घंटे को आप बदल लें किसमें? सेकंड में, तो हो जाएगा 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। यानी एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 3600 सेकंड लगेगा। तो आप 3600 लिख लीजिए यहाँ पर और इसको भाग कर लीजिएगा तो 1800 हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा पाई बटे 1800 रेडियन प्रति सेकंड। अब निकालना है हमको रेखीय वेग। फॉर्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा। अब r का मान सेंटीमीटर आप लिखिएगा में, तो यह हो जाएगा 3 बटा कितना 100 लिखिएगा तो मीटर में बदल जाएगा, और ओमेगा का मान आप पाई बटे 1800 लिख चुके हैं। इसको आप हल कर लीजिएगा, यही आपका घड़ी में घंटे वाली सुई का रेखीय चाल पता चल जाएगी। अब आइए अगले प्रश्न में।
वायु में ध्वनि की चाल पर दाब तथा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वायु में ध्वनि की चाल दाब पर निर्भर ही नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर निर्भर नहीं करती है। अब आपने जैसे पढ़ा तो होगा V बराबर अंडर रूट गामा पी अपान डी। आपके दिमाग में बात आई अरे निर्भर क्यों नहीं करती है? फार्मूला तो लिख रहे हैं V बराबर अंडर रूट गामा पी अपान डी। लाप्लास ने ही संशोधन किया था, ध्यान रखिएगा। P यहां पर दाब है और D क्या है? घनत्व है। अब जरा यहां पर समझिएगा, जैसे जैसे यहां पर किसी गैस का दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी तो बढ़ेगा, जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। यानी P अपान डी का जो मान है वो कांस्टेंट रहेगा या दाब बढ़ाएंगे तब भी। तो इसका मतलब दाब पर कोई प्रभाव इसका ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ेगा। यानी हम ऐसे बोले तो दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। लाप्लास ने जो संशोधन किया था तो ये इससे आपका फार्मूला बनता है Vt बराबर V01 प्लस अल्फा टी। ये फार्मूला बनता है Vt बराबर V01 प्लस अल्फा टी। अब यहां पर ये ध्वनि की चाल आप यानी कि ध्वनि का ताप या बोले तो वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल जो है लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर लगभग 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे, ध्वनि की चाल ताप पर निर्भर करती है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। किस रेशियो में बढ़ती है? ध्वनि की चाल यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ती है। ठीक है, अब अगला नंबर देखिएगा, उष्मा चालन की कितनी विधियां हैं? इन उष्मा जो चलती है, ट्रांसफर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक जगह से दूसरे जगह पे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वो कितनी विधियां हैं? तो उष्मा चालन की 3 विधियां हैं। उष्मा चालन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। पहली है उष्मा चालन विधि, सबसे पहले है चालन विधि। कौन सी विधि? चालन विधि। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा है संवहन विधि। संवहन विधि। और तीसरी जो विधि है वो है विकिरण विधि। विकिरण विधि। तो उष्मा चालन की कितनी विधियां? 3 विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। अब बारी बारी से जाने चालन विधि क्या है, संवहन विधि क्या है, विकिरण विधि क्या है। देखिए, जैसे ये क्षण आप ले लें, ये कोई क्षण हमने ले ली, ये क्षण ले लिए ऐसे। अब इस क्षण को हमने यहां से उष्मा देना शुरू कर दिया ऐसे, ये ऐसे गर्म करना शुरू कर दिया भैया। तो क्या हुआ, जब उष्मा हम यहां दे रहे हैं तो क्षण के एक अणु यानी पहले अणु को उष्मा मिलती है, ये क्या करता है, उष्मा लेके अगले को पास कर देता है। मतलब हटता नहीं अपने स्थान से, बल्कि उष्मा को एक हाथ लिया दूसरे हाथ दे दिया। दूसरा वाला क्या किया, उसने भी एक हाथ उष्मा ली दूसरे को ट्रांसफर कर दी। समझ में बात आई? तो इसमें क्या है, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को इस तरह से जाती है। मतलब अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं बल्कि उष्मा का ही आदान प्रदान करते हैं। तो चालन विधि क्या कहलाती है? उष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु उष्मा का केवल आदान प्रदान करते हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। कौन सी विधि कहलाती है? चालन विधि। ये हो गई। अब किसी भी क्षण को यदि आपको गर्म करना है
तो क्षण के एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक, तो जितनी भी धातुएं हैं उनको गर्म करने के लिए इस विधि यानी कि चालन विधि का प्रयोग होता है। अब है संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है कि उष्मा जो है अणु लेते हैं और अपना स्थान छोड़ देते हैं और अगले को मौका देते हैं। जैसे आप किसी बर्तन में पानी को रखते हैं, पानी भर लिया, बर्तन को गैस पे रख के गैस को ऑन कर ली, तो सबसे पहले उष्मा मिली बर्तन को, उसके जो बर्तन गर्म हुआ उसमें विधि आई, कौन सी आई, चालन विधि। अब बर्तन के जो तली के कांटेक्ट में सबसे पहले अणु आए उनको तो उष्मा मिल गई। जब उनको उष्मा मिली तो वहां से भागते हैं, कहाँ आते हैं, ऊपर, यानी वहां खा पी के फिर मस्त हो गए। अब अगला वाला अणु तैयार खड़ा, तुम हटोगे हम आ जाए सेट से, तो आ गया, उसने उष्मा ले ली, वो अपना चला गया ऊपर। यानी पूरे द्रव में चक्कर मारते रहते हैं उष्मा लेके और फिर आते रहते हैं। ठीक है, यानी जैसे इनको उष्मा मिलती है अपना स्थान छोड़ते हैं, अगले को मौका देते हैं, अगला फिर उष्मा लेके फिर जो है दूसरे को मौका देता है। यही प्रोसेस पूरा चलता रहता है, पूरा का पूरा द्रव गर्म हो जाता है। ठीक, अब अंतर क्या है, चालन विधि में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, वो तो कर एक हाथ उष्मा ली एक हाथ में ट्रांसफर कर दी। लेकिन संवहन विधि में उष्मा नहीं देते हैं, वो अपनी जेब में रखते हैं, अपने पासे में रखते हैं, बस अपना स्थान ही स्लिप करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया संवहन विधि। अब कहीं ये पूछ लिया जाए कि भाई चालन और संवहन विधि में अणु का रोल क्या है, तो भैया बिना अणु के चालन और संवहन संभव ही नहीं होगा। यानी मतलब माध्यम होना चाहिए, माध्यम नहीं है तो चालन और संवहन विधि से उष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। अणु हैं, अब वो अलग बात है, नहीं अपना स्थान छोड़ रहे हैं या अपना स्थान छोड़ रहे हैं तो उष्मा का ट्रांसफर होगा, लेकिन माध्यम नहीं है तो चालन और संवहन विधि में उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। मुख्य अंतर क्या है, चालन में अणु उष्मा स्थान अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं और संवहन में विधि में अणु अपना स्थान छोड़ते हैं लेकिन उष्मा को नहीं किसी को देते हैं। अब बात आती है विकिरण विधि में। विकिरण विधि में उष्मा तरंगों के रूप में चलती है, छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलती है। सूर्य से जो हमें उष्मा मिलती है और विकिरण की विधि द्वारा आती है, कहीं वायुमंडल है कहीं नहीं है, फिर भी हमारे तक की उष्मा पहुंचती है। तो उष्मा चालन की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। इन दोनों में ने माध्यम की जरूरत है और इस तीसरे वाले में विकिरण में माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, समझाइए। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, वह गति उष्मागतिक निकाय जिसमें परिवर्तन के दौरान उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। क्या होता है, उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। जैसे समझिएगा, ये कोई सिलेंडर है और इसमें भैया गैस भरी थी, तो इसका कुछ ताप होगा, कुछ दाब होगा, कुछ आयतन भी होगा। लेकिन क्या किया, इसको यहां पर जो एक वाल्व लगा था जिसको आपने खोल दिया है, टी लगी थी इसको आपने खोल दिया, तो गैस यहां से बड़ी तेजी के साथ में बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकलती है। अब पहले यही गैस जो थी डब्बे में बनती, बर्तन में बनती, इसका आयतन कम था। अब यही गैस जब बाहर फैलती है तो बाहर फैलने के लिए इसका जो आयतन होगा वो पहले के अपेक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। और वैसा तो है नहीं, निर्वात है जो इसमें बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल जाए आराम से। वायुमंडल दाब इसको क्या कर रहा है, रोकने से मना कर रहा है, लेकिन वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध ये गैस क्या हो रही, फैल रही है। इसका मतलब गैस द्वारा कहीं ना कहीं कार्य किया जा रहा है। और भैया कहीं भी कार्य होगा तो जरूर कहीं ना कहीं ऊर्जा की जरूरत होगी। अब इतनी जल्दी भाग रहे हैं गैस के अणु कि वायुमंडल से उष्मा तो ले ही नहीं सकते हैं, तो इनके पास जो उष्मा होती है वही खर्चा कर देते हैं, और यही प्रक्रम क्या कहलाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। आपने एहसास किया होगा, यदि कहीं किसी स्थान से गैस तेजी के साथ निकल रही है और आप हाथ को रखते हैं तो वहां पर आपको ठंडा लगता है। वजह क्या है, क्योंकि वहां का जो है इतनी जल्दी जल्दी गैस निकलती है कि गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो ये आपको यहां से पता चल गया रुद्धोष प्रक्रम क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तार में 2 गुणे 10 की पावर -4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने के लिए 2.4 गुणे 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बताइए। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक फार्मूला होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्या होता है फार्मूला? प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब इसी फार्मूले में सिर्फ आपको मान डालना है और आंसर बताना है। प्रतिबल का मान क्या? प्रतिबल देखिए कितना दिया हुआ है, 2.4 गुणा 10 की पावर 7 है, लिख लीजिएगा। और विकृत कितनी है? 2 गुणे 10 की पावर -4 है। तो ये कैंसिल करेंगे 1.2 हो जाएगा, और ऊपर ये जाएगा तो आएगा 1.2, पावर 7 थी प्लस में, नीचे माइनस की 4 है, ऊपर जाएगी, ये भी प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगी 10 की पावर 11। और यहां पर आपको मात्रक लिखना होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसको लगा लिया है। अगला जो क्वेश्चन है खंड सामने आते हैं, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 नंबर का ये पूरा प्रश्न है। 2 क्लैंपों के बीच तने तार को ठंडा करने में उत्पन्न तापीय प्रतिबल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी ऐसे कि कोई तार ये है, ये 2 आधारों के बीच में ऐसे बंधा हुआ है और इसको ठंडा किया गया है, तो इसमें कितना तनाव बल उत्पन्न होगा वो आपको बताना है। समझिए जरा, आपने घर में एहसास किया होगा, जिस तार पे आप कपड़े डालते हैं उनको हम 2 सिरों से खूब टाट कस करके बांध दें, तो गर्मियों के दिनों में वही तार ढीला हो जाता है और जाड़े के दिनों में वही तार टाइट हो जाता है। तो बात यहां पर कर रहे थे कि जब ठंडा करेंगे तो क्या होगा और ताप कितना बल लगाएगा, उसके विषय में। ये तार आपने इसको कस के ए और बी को, ए बी तार कोई था 2 आधारों के बीच में, ऐसे ए और बी से कोई टाइट इसके कस करके तुमने बांध दिया। जब तापमान घटाएंगे तो अणुओं के बीच की दूरी घटेगी। अब स्वाभाविक सी बात, जो अणुओं के बीच में दूरी घटेगी तो इसकी तार की लंबाई घटेगी, और तार की लंबाई जब घटेगी तो दोनों आधारों पर बल लगाएगी। वो बल कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर YA अल्फा इंटू डेल्टा टी। YA अल्फा इंटू डेल्टा टी कैसे लिखाएंगे? तो यहां पर रेखीय प्रसार गुणांक लिखते हैं लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। और ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। आप इस चीज को हल करेंगे, फार्मूला आपका लास्ट में मिल जाएगा F बराबर YA अल्फा इंटू डेल्टा टी। F है ये तापीय प्रतिबल का बल, Y यंग प्रत्यास्थता गुणांक, A क्षेत्रफल है, ये अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है तार का, और T तापमान में वृद्धि है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का साम्य स्थित से 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका आवर्त काल बताइए। ये सरल आवर्त गति का सवाल है। साम्य स्थित से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, आपने देखिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यही कंडीशन है जिससे स्पष्ट होता है, या अल्फा समानुपाती माइनस वाई से कि वस्तु सरल आवर्त गति करती है। यहां पर माइनस का कोई रोल आपको नहीं ज्यादा लिखना है, तो अल्फा की जगह पर आपको क्या कर देना है, ये 16 सेंटीमीटर लिख देना है। या इसको ना यूज करें तो एक फार्मूला बनता है टी बराबर, इसी से फार्मूला जनरेट होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। क्या आएगा फार्मूला? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। आप इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं। तो टी की जगह पे आप टी लिख लीजिएगा, 2 पाई लिखिएगा। विस्थापन कितना है?
ये है 4 सेंटीमीटर, तो आप 4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। और त्वरण कितना है? 16 सेंटीमीटर है। आप भाग करिएगा तो 4 हो जाएगा। अब जब इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 पाई और 4 का वर्गमूल कितना निकल गया? 2। ये हटा दीजिएगा, तो t बराबर हो जाएगा पाई, और पाई का मान आप डाल देंगे 3.14 सेकेंड। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा सवाल 2 नंबर में आपको आराम से इसमें लग जाएगा। क्या आएगा? आवर्तकाल t बराबर 3.14 सेकेंड। अब आते हैं अगले प्रश्न में। पास्कल का नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अनुप्रयोग क्या है? देखिए, पास्कल ने बताया था यदि किसी द्रव पर दाब लगाते हैं तो वो बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कोई क्षय नहीं होता है। क्या है पास्कल का नियम? जब किसी द्रव के पृष्ठ पर दाब लगाया जाता है तो वो बिना क्षय सभी दिशाओं में बट जाता है। अब अनुप्रयोग क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसी का उदाहरण है। पावर ब्रेक है, इसी का उदाहरण है। यानी किसी चीज को कम बल लगा के उठाना है तो आप पास्कल के नियम का उपयोग करके हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। ये आपको बताना है कि रबर की अपेक्षा स्टील क्या होती है? अधिक प्रत्यास्थ होती है। तो फार्मूला आपने पढ़ा है y बराबर mgl अपान पाई r स्क्वायर l, ये फार्मूला बनता है। अब क्या करिए, यहां पर 2 तार आप ले लीजिए। एक तार हमने ये लिया और एक रबर की डोरी मैंने ले ली। यहां पे दोनों का सेम साइज, मतलब मोटाई और लंबाई समान है। इनको आधार से ऐसे ऐसे किसी बांध दिया, समान द्रव्यमान इससे लटका दिया। अब जरा बताओ हमको, जैसे समान द्रव्यमान हम लटकाएंगे तो जो रबर की डोरी होगी इसको आप रबर मान लीजिएगा, और ये हो गया स्टील का तार। रबर की डोरी में वृद्धि बहुत हो जाएगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी। ये वाली लंबाई इसकी वृद्धि होगी, इसको आप LR बोल देंगे। और स्टील का तार बिल्कुल ही समझ लो कुछ खिंचेगा। इसको मैंने बना लिया कि ये भैया इतना ही खिंचा, जिसको LS आप बोले, यानी ये यहीं तक आ गया, केवल ये यहां तक के खिसक के पहुंच गया, यहां तक का ऐसे ही आ गया। ठीक है, इसका प्रत्यास्था गुणांक आप लिखते हैं रबर स्टील का YS और रबर का YR। तो अब जरा देखिएगा, YS बराबर mgl, लंबाई तो सेम है, पाई R स्क्वायर और बात कर रहे हैं स्टील की, तो यहां पर आप LS लिख देते हैं। रबर की बात करें तो YR बराबर mgl अपान पाई R स्क्वायर LR, ये लिख लिया। अब हमको कंपैरिजन करना था, तुलना करनी थी, तो क्या किया है, आप दोनों को भाग कर दीजिए यहां पे। तो YS अपान YR बराबर mgl अपान पाई R स्क्वायर LS, ये हो गया। अब लिखना होगा mgl, क्योंकि ये द्रव्यमान और लंबाई तो सेम थी, mgl हो गया, अपान ऊपर ले जाएंगे पाई R स्क्वायर, ये भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां पर जो लंबाई है रबर की वो LR आप लिख देते हैं। अब जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करिए, mgl और mgl तो कैंसिल हो गया, पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बचा कितना? ये बचा है YS अपान YR बराबर LR अपान LS, क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो YS इंटू LS बराबर
वाई आर इंटू एल आर। अब जरा समझिएगा, जैसा कि आप देखते हैं व्यवहारिक रूप में पता भी है कि रबर की डोरी बहुत बढ़ जाएगी, कि यहां पर कहेंगे कि एल आर इज ग्रेटर देन एल एस। एल आर का मान बहुत ज्यादा होगा, एल एस का मान बहुत कम होगा, और इन दोनों का गुणा आपस में बराबर है। तो जब एल आर का मान क्या है, ज्यादा है, तो वाई आर का मान क्या होगा, कम होगा, और एल एस का मान कम है तो वाई आर का मान क्या, वाई एस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से समझिएगा, व्यवहारिक रूप में हमको पता है कि एल आर इन की रबर की डोरी ज्यादा बढ़ेगी, यानी बड़ी है, और एल एस का मान कम है। तो जब एल आर का मान कम है, एल आर का मान ज्यादा है और एल एस का मान कम है, तो वाई आर का मान कम होगा और वाई एस का मान ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। इसलिए रबर की अपेक्षा स्टील अधिक क्या है, प्रत्यास्थ है। अगला जो क्वेश्चन इसी में अथवा दिया हुआ है वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर न्यूटन के तीसरे नियम को प्राप्त कीजिए। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं तो क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद उनका संवेग संरक्षित रहता है। क्या है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में क्रिया करती हैं, वो भी बाह्य बल के अभाव में, तो क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद उनका संवेग क्या रहता है, जो है निश्चित रहता है। इस आधार पे आपको न्यूटन का तीसरा नियम बताना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी आपको इसी से बताना है। अब आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है खंडदा में, और ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको इसमें, 3 क्वेश्चन, ये 5-5 नंबर के हैं, मतलब 5 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 3-3 नंबर के हैं, ये करने हैं। अब देखिए, इतना आपने सफर तय किया है, कैसा आपको लग रहा है जरा कमेंट करके आप लोग हमको बताइए, और थोड़ा पानी भी पी लीजिए, समय थोड़ा शायद ज्यादा आपके लिए लग रहा हो। यदि चैनल के में साथ साथ आप बने रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा पेपर आपका एकदम हो जाएगा, और आने वाली परीक्षा में इसमें से जो भी प्रश्न मिलेंगे आप उसको पूरा का पूरा हल करके आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समान द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के वेगों का अनुपात है 1:2, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है वो निकालना है। तो देखिए, यहां पर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं m1 बराबर m2 और बराबर m लिख लिया, द्रव्यमान बराबर हो गया। अनुपात क्या था वेग में, वो है 1:2, तो यहां पर v1 अनुपात v2 बराबर है 1:2। तो यहां मैं लिख सकता हूं v1 बराबर v और v2 बराबर 2v, ये लिख लिया। अब गति ऊर्जा में अनुपात पूछा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला बनता है हाफ mv स्क्वायर, mv²। तो k1 बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर और k2 बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इनको भाग कर दीजिए, तो k1 अपान k2 बराबर भाग करेंगे तो हो जाएगा हाफ m1। अब v1 का मान कितना है, v है, तो आप यहां पर v² लिख देंगे, हाफ m। v2 का मान कितना है, 2v है, तो 2v का जब होल आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4v²। तो यहां पर मैंने लिख दिया 4v²। अब समझिए जरा, हाफ m1 लिख लें, क्योंकि m1 और m2 आपस में बराबर हैं, तो आप यहां पर ये जो है इसको भी चलिए m1 लिख देता हूं। तो आप m1 और m1 दोनों, यानी m और m हमने हटा दिया है,
वी स्क्वायर भी घटा दिया, तो कितना बच रहा, ये बचा K1 अपान K2 बराबर आया 1/4। कितना हो गया, 1/4। तो K1 अनुपात K2 बराबर 1/4, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। कितना आंसर आया, K1 अनुपात K2 बराबर 1/4। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहा है वंडर वाल समीकरण P प्लस A अपान वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर RT में नियतांक A और B की विमाएं क्या है वो निकालनी है। तो समझिए, देखें, विमीय विश्लेषण में आपने पढ़ा होगा कि देखिए दो भौतिक राशियां यदि उनके मात्रक समान होंगे तभी वो जुड़ेंगी और तभी घटेंगी, या तभी उनका गुणा होगा तभी उनका भाग होगा। जैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में जोड़ना चाहें तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में बदल के ही जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेंटीमीटर को मीटर में सीधे ऐसे जोड़ दें। तो यदि मात्रक समान तो विमाएं समान। तो हम ऐसे बोलें कि यदि दो भौतिक राशियां आपस में जुड़ रही हैं तो उसका मतलब हुआ कि उन दोनों की विमाएं या विमीय सूत्र क्या होंगे, एक ही होंगे, तभी वो जुड़ेंगी और तभी घटेंगी। तो मैं सीधे यहां पर आ जाता हूं प्रश्न में, P प्लस A अपान वी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है V माइनस बी अपान RT। इसमें विमा A और B की निकालनी है, तो यहां पर लिख लेंगे A अपान वी स्क्वायर की विमा या विमाएं। अभी यहां पर देखिए, चलिए मैं इसको बीमा ही लिख देता हूं, फिर बताता हूं बीमा और विमाएं में क्या अंतर है। कि विमा बराबर P की विमा। अब हमको निकालना किसकी विमा है, A की निकालनी है। तो A की विमा बराबर P की विमा और गुणा V स्क्वायर की विमा, ये हो गया। अब P यहां पर दाब है, दाब को आप F अपान A लिख जाएंगे। अब यहां मैं लिख देता हूं F, दाब को लिखा F अपान A, ये हो गया। और V है आयतन, चलिए यहां पर अभी V ही स्क्वायर लिख देता हूं। विमीय सूत्र लिख लीजिए, तो होगा याम L T की पावर -2, ये आया, और बटे में यहां लिख देंगे L स्क्वायर क्षेत्रफल का। और आयतन यहां पर लिखा है V, आयतन की विमा होती है L की पावर 3, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा L की पावर 6। ये चीज आपको यहां से पता चल गई। अब इसको जो है एक ब्रैकेट के अंतर्गत लिखना है, समझिए जरा, M और कहीं तो है नहीं, तो सीधा आप यहां पर M लिख जाएंगे। ये ब्रैकेट मैंने लगा लिया। अब L जरा देखिएगा, L यहां पर आपको 1 दिख रहा, यहां पर 6 दिख रहा, तो 1 और 6 मिलकर तो 7 हो गए। नीचे यहां 2 है, ऊपर जाएगा पावर का साइन बदल जाएगा, तो 7 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो L की पावर यहां पर 5 हो जाएगा। कितना, L की पावर 5। और T यहां पर T की पावर -2 गलती से स्लिप हो गया है, ML T की पावर -2 बल्कि बीम होती है, तो T की पावर कितनी आएगी, -2। कितनी, -2। तो A की बीमा कितनी निकल गई, ML की पावर 5 और T की पावर -2, ये हो गया A की बीमा। अब आता है V माइनस बी, ये है, तो यहां पर V माइनस बी में क्या करेंगे, V की जो बीमा होगी, V की बीमा बराबर B की बीमा, तो ये इधर आयतन बनेगा L की पावर 3
बराबर होगा बी की बीमा। तो यहां यदि बात करें बी की बीमा कितनी आएगी, एल की पावर 3, और ए की बीमा क्या होगी, एम एल की पावर 5 और टी की पावर -2। एम एल की पावर 5 और टी की पावर -2। अब समझिए, हमने भी बताया था कि बीमा और जो है बीमाएं क्या है। देखिए बीमा क्या है, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे खाते हैं जो उस भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। यानी मूल मात्रक जैसे एम एल और टी, बस इतना ही आप ध्यान दे लीजिएगा। जो मूल मात्रकों को आप के ऊपर पावर लगा रहे हैं ए बी सी, यही क्या है, बीमाएं हैं। और बीमी सूत्र क्या है, ये पूरा जो है ये ब्रैकेट में जो लिखा है बीमी सूत्र है। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये कह दिया जाता है कि जैसे चाल की बीमा बताइए, तो चाल की बीमा हो जाएगी एम एल टी की पावर -1, और चाल की बीमाएं बताइए तो एम एल टी की पावर -1 व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। लेकिन आप ये इससे कंपेरिजन करेंगे, एल की पावर कितनी है और टी की पावर कितनी है, वो हो जाएगी बीमाएं। तो शायद यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि बीमाएं और बीमी सूत्र में क्या अंतर है। लेकिन व्यवहारिक रूप में यही बोल दिया जाता है, चाहे बीमी सूत्र पूछा जाए और चाहे बीमाएं पूछा जाए, इसी को आप बोल देते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। समान लंबाई तथा समान परिच्छेद की दो छड़ें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। इनके पदार्थों की उष्मा चालकता, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, उष्मा चालकता गुणांक में अनुपात 1:2:3 है। स्थिर अवस्था में इनके खुले सिरों के तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। संधि का तापमान बताइए। ये उष्मा चालन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन, जरा समझ लीजिएगा। यहां पर आपके पास दो छड़ें दिखाएगी, एक ये छड़ हो गई और एक छड़ दूसरी है, ये वाली छड़ हो गई। शर्त क्या बताई, इनकी लंबाई समान और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान। मतलब यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई भी L है और इसकी भी लंबाई L है। समझ में आया। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ये वाला हो गया, दोनों का भैया ये हो गया समान। तो मैं ऐसे बोलूं ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। ठीक, जो पदार्थ इसमें प्रयोग हो रहा है वो अलग अलग है। यानी उष्मा चालकता यहां पर लिखा है अनुपात में है, आप इसको 2K बोल सकते हैं और इसको 3K बोल सकते हैं, क्योंकि 2:3 के अनुपात में दिया है। ठीक है, संध के तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये L लंबाई हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखिए उष्मा का जो प्रवाह होगा वो ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ होगा। तो इधर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लिया और इधर लिख दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उष्मा जा रही इधर से इधर की तरफ जा रही है। तो यहां पर क्या है, इसको आप 1 मानेंगे, यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे K1, ये हो जाएगा 2K, क्योंकि उष्मा जिधर से जाएगी उसको हम वैसे ही मान लें 1 करके, किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। L1 की जगह पर आप L लिख सकते हैं और L2 की जगह पे भी L लिख सकते हैं, मतलब दोनों की लंबाई समान थी तो आपने L1 बराबर L2 बराबर L लिख लिया। क्षेत्रफल भी समान है तो A1 बराबर A2 बराबर A लिख लिया है। θ1 कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे, और θ2 कितना लिखेंगे,
ये लिख देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको संधि का तापमान यहां पर का तापमान निकालना है, यहां का, यहां दोनों जुड़ रहे हैं, यहां का तापमान निकालना है, जैसे ये दोनों छड़े जुड़ रहे हैं ऐसे। तो फार्मूला यहां पर जो बनता है, ये फार्मूला है थीटा बराबर, ऐसे इसको लिखे, थोड़ा फार्मूला बड़ा है, आप इसको इस तरह लिखेगा के थीटा एल प्लस के थीटा एल अपान के एल प्लस के एल। कैसे लिखेंगे? थीटा बराबर के थीटा एल प्लस के थीटा एल अपान के एल प्लस के एल। यहां पर छोटा छोटा आप लिख देंगे 112, 221, 12 और 21। ये फार्मूला आपका बन गया संधि के तापमान थीटा बराबर। कैसे लिखेंगे? थीटा बराबर के थीटा एल प्लस के थीटा एल अपान के एल प्लस के एल, ऊपर लिखिए 112, 221, 12 और 21। बस सिर्फ आपको ढूंढ ढूंढ के मान इसमें से फिल कर देना है। समझिए जरा, K1 की वैल्यू देखें तो K है, और यहां पर K2 की वैल्यू लिखेंगे तो 3K हो जाएगी। समझिए जरा, यहां पर K1 की वैल्यू हो गई 2K और K2 की वैल्यू हो गई 3K हो गई। ठीक, अब यहां पर K1 का मान लिखेंगे 2K, ये लिखा। थीटा 1 का मान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप यहां पर 100 लिख देंगे। लंबाई दोनों की सेम है तो आप L1 की जगह पे भी L लिख सकते हैं और L2 की जगह पे भी L लिखेंगे, तो यहां पर मैंने L लिख लिया है। प्लस K2 का मान 3K है, थीटा 2 की जगह पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर 20 लिखेगा, लंबाई पर यहां पर L हो जाएगी, अपान K1 का मान आएगा 2K और L2 का मान L हो जाएगा, और यहां पर आएगा 3K और ये L होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, थीटा बराबर K1 का मान हमने लिखा 2K, K2 का मान कितना लिखा? 3K, ये वाला लिख दिया। थीटा 1 का मान लिखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लंबाई और क्षेत्रफल तो हमने एक जैसा लिखा है। ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रफल का कोई रोल था नहीं, बस ऐसे आप इसको लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल में कहीं होता तो देखा जाता फिर। तो ये आपका, ये जो है मान आपने डाल दिया। ऊपर जरा देखिएगा, इधर आप ध्यान से देखेंगे तो KL पूरा दोनों में कॉमन चला गया, तो यहां पर मैंने कॉमन ले लिया है KL। थीटा बराबर हो गया KL, कॉमन हो गया। अंदर आया कितना? देखो 100 और 2 का गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 200 हो गया, 200 हुआ। 3 और 20 का गुणा होगा तो 60 हो जाएगा, प्लस का 60 लिख लीजिएगा, अपान यहां पर KL कॉमन ले लेंगे तो KL हो जाएगा, और यहां देखेंगे 3 2 5 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, KL से KL कॉमन हो गया। अब थीटा बराबर आया 260 बटे 5, कितना हो गया? 260 बटे 5, भाग कर लीजिएगा, 5 से काटेंगे 5 25 आएगा, कितना बचा? 1 बचा, 10 हो गया, 5 5 दूनी 10 हो गया। फिर देखिएगा 5 25, 1 हासिल बचा, 0 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू निकली वो निकली 52 डिग्री सेंटीग्रेड। थीटा बराबर कितना आया? 52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर, थीटा बराबर 52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोई भौतिक राशि P और दिया है a की पावर 3 b स्क्वायर अपान रूट CD है। A में प्रतिशत त्रुटि, B में, C में और D में प्रतिशत त्रुटि है, तो R में, यहां R गलती से लिख गया है, इसको P समझेंगे आप। P राशि में संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो फॉर्मूला यहां पर लिखा गया था P बराबर a की पावर 3 b की पावर 2 अपान अंडर रूट C इंटू डी। अब फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहां पर एक लाइन और बढ़ा लेंगे, a की पावर 3 b की पावर 2 अपान
C की पावर 1/2 और D की पावर 1/2, यानी अंडर रूट को हमने हटाया है और पावर 1/2 लगाई है। अब इसका प्रत्यात्तर का फार्मूला बनाएंगे, डेल्टा P अपान P इंटू 100, ठीक है। डेल्टा P अपान P मॉड, क्योंकि हमको यहां पर अधिकतम की बात की है, इंटू 100 लिख देंगे। डेल्टा P अपान P मॉड इंटू 100 लिख लिया है, बराबर 3 डेल्टा A अपान A इंटू 100। आपको पहले से पता है जो पावर होती है वो पहले चली जाती है, तो आपको 3 डेल्टा A अपान A इंटू 100 लिखना है, प्लस 2 डेल्टा B अपान B इंटू 100 लिख देंगे। अधिकतम की बात की जा रही तो आपको कहीं माइनस लगाना नहीं है, ये हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा C अपान C इंटू 100 और प्लस 1/2 डेल्टा D अपान D इंटू 100। बहुत सिंपल सा था फार्मूला, आपने इसको बना लिया, बस सिर्फ मान डालना रह गया। यहां पर 3 लिख लीजिएगा। ये वाला जो मान है वो आपको 1% के रूप में दिया हुआ है, तो आप यहां पर गुणे का निशान लगाएंगे, 1% लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। B का मान 2% है, तो यहां पर 2 लिखेंगे और गुणे का निशान लगा के 2% लिख देंगे, प्लस 1/2 लिखेंगे। और C का जो परसेंटेज है वो 3% है, नहीं 4% है, तो आपको यहां पर 4% लगा देना है। और D का जो है वो है 3%, तो आपको यहां पर 3% लिख देना है। बस सिर्फ आपको यही मान फिल करना था। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3% हो गया, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4% हो गया, और 4% का आधा करेंगे तो 2% हो जाएगा, और 3 का आधा करेंगे तो 1.5% हो जाएगा, नहीं 1.5% होगा। आप सबको लीजिए जोड़, 4 3 7, 2 9 और 1 10.5%। तो इसमें जो एरर आई 10.5 यानी 10.5%, और ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सेशन देखिए लंबा हो गया है, आपको पूरा जानना है पेपर, तो मेरे साथ बने रहना है। ससंजक बल और असंजक बल क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के, ध्यान दीजिएगा, ससंजक बल क्या है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहता है। क्या बोलेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को या आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहता है। असंजक बल क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए पानी है, ये पानी की एक बूंद थी, या पानी एक बर्तन में रखा था, ऐसे थोड़ा सा भाग था आपने, इसमें आपने दूसरा पानी डाल दिया। जब दूसरा पानी इसमें डालेंगे तो ये पहला वाला पानी दूसरे वाले पानी को एकदम मिला लेगा, क्योंकि आओ भैया तुम भी आ जाओ, ठीक। तो ये कौन सा बल हो गया, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के, पानी और पानी के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। पक्का। अब बात करते हैं आसंजक बल में। आसंजक बल क्या है, जैसे एक कांच का आप ग्लास लीजिए, ये कांच का ग्लास ले लिया आपने, इसमें पानी डाल दिया पानी, कोई दिक्कत नहीं है, पानी को गिरा दिया, फिर भी इसमें पानी की कुछ बूंदें चिपकी रह जाती हैं। तो क्या है, पानी के अणुओं के बीच जो लगने वाला ससंजक बल का मान ज्यादा है, और पानी और कांच के बीच लगने वाले असंजक बल का मान, सारी उल्टा हो गया, कि पानी के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल का मान कम है, पानी और कांच के बीच लगने वाले अणुओं के बीच में आसंजक बल का मान ज्यादा है, इसलिए पानी के अणु इसमें जो है कांच पे चिपक जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कांच के गिलास में पानी डालते हैं, फिर पूरा का पूरा गिलास से उलट देते हैं,
तब भी उसमें पानी की बूंदें रह जाती जब तक उसको आप कपड़े से रगड़ते नहीं हैं। तो क्या है, कांच के अणुओं के बीच और पानी के अणु कह सकते हैं कांच और पानी के अणुओं के बीच लगने वाले आसंजक बल का मान ज्यादा है और कांच के अणुओं के जल के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल का मान कम है। इसलिए जो है कांच पानी को भिगो देता है। ठीक है, पारा ऐसा नहीं करता है। पारा थर्मामीटर में लगा होता है, इसका भी यही कारण है कि पारे के अंदर थर्मामीटर जो आपने देखा उसमें पारा होता है, तो इसके दो ही रीजन होते हैं। एक तो पारा कांच की दीवार से चिपकता नहीं है, दूसरा पारा जो होता है चमकीला होता है। यदि उसकी जगह पे पानी भर दें तो पानी क्या होगा, पहली बात तो घनत्व उसका कम होगा, वो लेवल ज्यादा हो जाएगा, वो अलग बात हो गई। लेकिन वो पानी जो होगा वो जब पारे से नीचे की तरफ वो नीचे इसका लेवल गिरेगा तो पता नहीं चलेगा कि वो लेवल कहां तक का है, क्योंकि उसमें दीवार से वो चिपकता रहेगा। तो यहां पर सिर्फ बात हो रही थी ससंजक बल और आसंजक बल। उदाहरण क्या हो गया, पानी। ठीक है, और यदि हम कह दें पानी और कांच के बीच लगने वाला आसंजक बल, पानी और पारे, उसके पारे और कांच के बीच लगने वाला आसंजक बल। समझ में बात आ गई होगी। यदि आसंजक बल का मान ज्यादा है और ससंजक बल का मान कम है तो वह द्रव उस द्रव के उस पृष्ठ को भिगोएगा, अन्यथा वो नहीं भिगोएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए वेक्टर का सवाल है। दिखाइए कि सदिश वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j और सदिश b वेक्टर बराबर 6i प्लस 4j परस्पर लंबवत हैं। अब ये ध्यान रखना है कि ये दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट गुणनफल 0 के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर सीधे लिख देना है a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j लिख देंगे और b वेक्टर कितना है, b वेक्टर बराबर 6i माइनस 4j। ये a और b हो गया। लंबवत सिद्ध करने के लिए a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखेंगे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहां पर क्या करेंगे, 2i लिखेंगे प्लस 3j लिखेंगे, डॉट का निशान लगाएंगे, 6i माइनस 4j लिख देंगे। अब इनका डॉट गुणनफल करेंगे तो यहां पर 2 और 6 का गुणा हो जाएगा 12, 3 और 4 का गुणा हो जाएगा -12। ये कट के कितना हो गया, 0। यदि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के बराबर है तो दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0, तो यहां पर ये दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। अब यदि आपके दिमाग में आए कि कैसे इसको सिद्ध करेंगे वो भी जरा समझ लीजिएगा भैया। यहां पर आप लिखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। फार्मूला आपका जाना पहचाना है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी निकाली, 0 निकाली, तो 0 हो गया ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 0 बटे ए बी, और 0 बटे ए बी का मान तो 0 हो गया, तो यहां पर आप 0 लिख देते हैं। अब कॉस थीटा बराबर कास 90 का मान 0 होता है। कितना होता है, कास 90 का मान 0 होता है। तो थीटा बराबर कितना निकल गया, थीटा बराबर निकल गया 90 डिग्री। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है ये प्रक्षेप गति से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है समझिए। एक पत्थर पृथ्वी तल से क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। उसका उड्डयन काल और परास बताइए। तो यहां पर थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 अंश। कितने वेग से फेंका गया, u बराबर है 49 मीटर प्रति सेकंड। इसमें देखिए स्मॉल जी का मान नहीं दिया है, जहां कहीं ऊपर होगा तो हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड की ही डालेंगे। क्यों, क्योंकि है 49 और 9.8 से कुछ कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा तो स्मॉल जी का मान आपको जरूर दिया होगा। सबसे पहले निकालना उड्डयन काल। उड्डयन काल का जो फॉर्मूला बनता है कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी बनता है। क्या होता है? कैपिटल टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी होता है। यहां पर आप टी लिखेंगे, 2 लिखेंगे, u का मान है कितना 49 लिख देंगे, साइन 30 लिखेंगे और बटे जी का मान 9.8 लिखेंगे। तो कैपिटल टी बराबर 2 ये होगा 49 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहां पर 1 और 2 हमने नीचे बटे में लिख लिया और साथ में लिखा है 9.8। चलो फिर से मिलाइएगा, 2 लिखा, 49 लिखा, साइन 30 का मान 1/2 लिख दिया और 9.8 पहले से लिखा था, वही लिख दिया है। अब यहां दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा लिया है। यहां पर देखिएगा 49 से करना 49 दूना 98 हो गया, 2 से 2 कट गया। अब आपके पास यहां पर 2 से काटेंगे तो 5, तो कैपिटल टी कितना निकल गया? कैपिटल टी निकल गया 5 सेकंड। कितना निकल गया? 5 सेकंड। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास को आर से लिखते हैं। तो आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। क्या बोलेंगे? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। आर की जगह पे तो आर लिख लीजिएगा। यू का मान कितना है? यू का मान तो 49 है, तो आप 49 को 2 बार रिपीट करके लिखेंगे। और साइन कितना है? साइन लिखेंगे, थीटा है 30 और 30 का यहां पर मान डबल करेंगे तो 30 हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा। तो साइन 60 यहां पर लिख देंगे और बटा यहां पर जी का मान 9.8 लिखेंगे। तो आर बराबर आएगा 49 गुणा 49 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आपको यहां पर √3/2 यहां कर लेंगे और 9.8 लिखेंगे। इसका आप कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे। आर बराबर 49 गुणे 49 गुणे √3/2 गुणे 9.8 हल करेंगे और आंसर आपको मालूम हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न। ये आपका पलायन वेग से संबंधित क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण लेसन से। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर तथा पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जहां पर गुरुत्वीय त्वरण दिखा हुआ है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो h का मान कितना है वो आपको निकालना है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है और पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी स्मॉल जी का मान कम होता है। फार्मूला क्या लिखते हैं? पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान कम होता है। फार्मूला आप लिखते हैं जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर आप लिखेंगे कितना मान है? 2.5 है, तो आप यहां पर 2.5 लिख देंगे। पृथ्वी तल पे कितना बता रहे हैं? ये 10 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस एच का मान कितना है? अभी यहां पर एच ही लिख लेता हूं और आर ई की जगह पे आर ही लिख लेता हूं, आर स्क्वायर कर लेता हूं। अभी एच और आर ई का मान हमने नहीं लिखा है, तो 2.5 और ये होगा बराबर 10 बटे 1 प्लस एच अपान आर ई का होला स्क्वायर। अब इसको से काट दिएगा तो सीधा 4 बार कट जाएगा, क्योंकि 2.5 का 4 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाता है। अब क्रॉस गुणा करिएगा तो ये आएगा कितना? 1 प्लस एच अपान आर ई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4। दोनों साइड आप वर्गमूल ले लीजिए। तो जब वर्गमूल लेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस एच अपान आर ई और बराबर कितना हो जाएगा? 2। समझिए फिरते हैं, जब वर्गमूल लेंगे यहां पर 2 का मान 2 हट जाएगा और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2।
अब क्या करिए, यहां पर आप पक्षांतर कर लीजिएगा, h अपान आर ई बराबर 2 माइनस 1 हो गया, तो h अपान आर ई बराबर होगा 1। क्रॉस गुणा कर लीजिएगा तो क्या आंसर मिल गया, h बराबर आर ई, यानी जो ऊंचाई हुई पृथ्वी तल से उसकी त्रिज्या के बराबर पृथ्वी की हुई, और यहां पर आंसर आप लिख देंगे आर ई का मान कितना था, 6400 किलोमीटर। तो क्या आपको फाइनल आंसर मिल गया कि पृथ्वी तल से यदि 6400 किलोमीटर ऊपर जाएं तो जितना गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी तल पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वहां उस बिंदु पर हो जाएगा 2.5 यानी चौथाई रह जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आता है अगला प्रश्न, किसी तरंग में गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। लाप्लास ने इस पे संशोधन क्यों किया और इस सूत्र में संशोधन की व्याख्या क्या करिए। देखिए, गैस में अंदर तरंगों की चाल का सबसे पहले न्यूटन ने सूत्र दिया था, और क्या दिया था, v बराबर √p अपान डी बोला था। ये माना कि जब जब ध्वनि तरंगे किसी गैसीय माध्यम में चलती हैं तो उसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्होंने फॉर्मूला दिया v बराबर √p अपान डी। इससे जो वैल्यू निकाली तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग निकाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 240 मीटर प्रति सेकंड, और जो कि प्रायोगिक तौर पे आप ध्वनि की चाल होती है लगभग 330 या 32 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए इसको क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। ठीक है, तो क्या है, ये सूत्र लिखना था, सूत्र लिख गया। अब संशोधन किसने किया, लाप्लास ने इन्होंने संशोधन किया, और संशोधन क्या करके बताया कि जब गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वहां पर इन्होंने माना था कि समतापी प्रक्रम होता है, यहां बताया कि रुद्धोज प्रक्रम होता है, कि जहां पर तरंगे संपीड़न और विरलन बनते हैं, संपीड़न में ऊष्मा उत्पन्न होती है और विरलन में ऊष्मा का लोप होता है, तो इतनी जल्दी जल्दी बनते हैं कि जहां ऊष्मा उत्पन्न हुई और जहां ऊष्मा की कमी हुई तो ट्रांसफर ये नहीं हो पाती है, और इसलिए यहां पर जो समतापी प्रक्रम ना लेकर के रुद्धोज प्रक्रम लिया गया, और कहा यहां पर ये गैमा पी नहीं होना चाहिए बल्कि अंडर रूट गैमा पी अपान डी होना चाहिए, और इसका मान इन्होंने वायु के लिए कितना बता दिया 1.4, और इससे इसको गुणा कर दिया 240 को, तो लगभग 330 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। तो इस तरह से ये बता दिया कि भैया जो है ये लाप्लास का संशोधन सही है, और न्यूटन का जो सूत्र दिया गया था वो इसको फॉलो नहीं कर रहा था। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो जरा समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, वेक्टर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा है सदिश ए 2i - 3j - 3 के बी वेक्टर 7i - 5j + 2 के हो तो a डॉट बी और a क्रॉस बी का मान बताइए। देखिए a डॉट बी मैंने अभी बता दिया है, केवल क्या करना है, यहां से i के और i का गुणांक कर लेना है, और j और j के गुणांकों का चिन्ह सहित गुणा कर लेना है, और k और k के गुणांकों का चिन्ह सहित गुणा करके जोड़ के आंसर लिख लेना है। अब बात आती क्रॉस गुणनफल की, उसको मैं बता देता हूं। इसके लिए आपको पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो टेबल मैं इधर बना देता हूं। ऊपर आपको लिखना पड़ेगा i, थोड़ा स्पेस देके j, और एक k हो गया। अब क्या करना है, ये मान आपको लिखने हैं, 3 लिखना है, फिर 3 लिखना है, और माइनस का 3 लिखना है। बात समझ में आई नहीं है, हमने केवल गुणांकों को लिखा। ध्यान रखें हम यहां पर निकालने जा रहे हैं किसको, a क्रॉस b, तो भैया सबसे पहले a वाले को ही लिखेंगे, 3 3 और 5, 3 3 और -3, सॉरी यहां पर -3 है, फिर है 7 -5 और 2, तो यहां पर आएगा 7, फिर -5 और आएगा 2। ये तो लिख लिया। अब लिखने में एक बात को, एक नियम फॉलो करना होता है, उसको आपको ध्यान रखना, बता आगे सवाल ही लग जाएगा। बिल्कुल आप बराबर निशान लगा दीजिएगा, यहां पर आई लिखिएगा। आई लिखने के बाद आई वाले को आप बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद आपको नंबर कौन सा दिख रहा है, केवल 3 -3 और -5 और 2 दिखना। इसमें आपको हर हालत में इधर ही आपको निशान लगाना, एक ही तरफ लगाना, दोनों तरफ निशान लगाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इधर से गुणा किए कि बात को इधर किए हैं। तो पहले हमको इधर से इधर गुणा करना पड़ेगा, और 3 और 2 का गुणा आएगा 6। माइनस निशान अपनी जेब से लगाएंगे, मतलब जेब का मतलब अपने पास से लगाएंगे। अब उसके बाद हमको गुणा इधर से करना है, तो पहले गुणा कैसे करेंगे, एरो के साथ में गुणा करेंगे, फिर बिना एरो वाले में करेंगे। तो -5 और -3 का गुणा हो जाएगा +15,
माइनस पहले से लगा तो आप यहां पर माइनस का 15 लिख देंगे, माइनस का जे लिखेंगे, ये सब अपने पास से लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जे वाले को जब बंद करेंगे तो आपको बात दिखेगा 3 - 3 7 और 2, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा होगा 6, ऐसे आप लिख लेंगे। माइनस फिर अपने पास से लगाएंगे, लेकिन यहां पर कहानी कुछ उल्टा है, ये माइनस प्लस का है, वो माइनस का है, तो प्लस और माइनस की गुणा तो माइनस आएगी, माइनस तो पहले से लगा रखा है, आपने यहां पर प्लस लिख दिया है, और 3 और 7 का गुणा हो जाएगा 21, ये आ गया। अब रह गया प्लस का के, ये हो गया, प्लस का के लिखा। अब प्लस का के लिखा, के वाले को बंद करेंगे तो -5 और 3 का गुणा होगा -15, ये हो गया। माइनस फिर अपने पास से लगाइए, और ये 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, 7 × 3 = 21, तो ये माइनस का 21 हो गया। अब बचोड़ लीजिएगा, 6 और 15, माइनस का है 15 और 6 है प्लस का, तो 9 6 15, माइनस का 9 आ जाएगा, तो आपका -9i हो गया। सब पे कैप लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। ये फिर माइनस का जे लिख लीजिएगा, अरे नहीं पहले तो गुणांक देख लें, ये यहां पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 6 2 8 हुआ, और माइनस का 8, ये जे हो गया। अब यहां देखिए 15 और 21 जोड़ेंगे तो 36 होगा, लेकिन दोनों का निशान यहां पे देखिए, ये आपका माइनस का 9 जे हो गया। यहाँ 21 देखे था, थोड़ा सा मिस्टेक था, 21 और 6 मिलकर कितना होगा 27, माइनस पहले से लगा तो माइनस का 27 जे हो गया है, 27 जे, 27 ये हो गया जे। अब ये कितना आएगा, माइनस का 36 होगा, तो आपका -36 ये हो गया, और ये हो गया के। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, -9i -27j -36k आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है, ये है डेरिवेशन, जो आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। आपको ये पूरा डेरिवेशन करना है अच्छी तरह से। बस इसमें ध्यान रखना है, 3 जो फार्मूले बनते हैं, एक होता है उड्डयन काल का, एक होता है महत्तम ऊंचाई का, दूसरा होता है परास का। ठीक है, तो ये फार्मूले तो आप कर लेंगे, थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो आपको इसमें ध्यान रखना है। कुछ खास बातें इसकी मैं बता दूं। खास बातें क्या है, यदि वस्तु को आप 45 अंश के कोण पे सवाल लगाने में इसका यूज होगा, 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी पर जाके गिरेगी। कैसे, यदि हम किसी वस्तु को सबसे ज्यादा लंबाई में फेंकना चाहते हैं तो कितने अंश के कोण पर फेंकना पड़ेगा, 45 अंश के कोण पर फेंकना पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जो ये घटक होता है, ये वाला क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक वस्तु को कहां ले जाता है, क्षैतिज में ले जाता है। ऊर्ध्वाधर घटक इसको कहां ले जाता है, ऊपर की तरफ। क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक वस्तु यहां पृथ्वी से टकरा नहीं जाती है। यह ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, प्रक्षेप गति में किस घटक का या किस वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्षैतिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। महत्तम ऊंचाई पर क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि महत्तम ऊंचाई पर वेग कितना है, तो महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग होगा आपका 0, और क्षैतिज वेग रहेगा उतना ही जितना कि यहां पर होगा। एक बात और समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, मान लो आपको किसी वस्तु को फेंकना है एक ही जगह पर, यहां पर फेंकना है, टारगेट दिया गया कि आप एक एंगल से नहीं फेंकेंगे, आप 2 अलग अलग एंगल से फेंकेंगे। तो यदि इसको हम 90 - थीटा के कोण पर फेंकेंगे और दूसरा थीटांश के कोण पर फेंकेंगे, दोनों का परास क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी हम यहां पर इस कोण को थीटांश के कोण पर फेंक दें और दूसरा जो फेंकें वो 90 - थीटा के कोण पर फेंकें, तो इनका प्रक्षेप कोण अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का परास क्या होगा, समान रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है डेरिवेशन है, ये काल्पनिक है भाई, ऐसा तो संभव है नहीं कि पृथ्वी के आर पार कोई हम काल्पनिक सुरंग बना लें। ये भैया पृथ्वी ऐसे बना ली, अब कहाँ गड्ढा खोदते हैं, यहां से शुरू करें, ये इधर भी सेंटर में भी हो सकता है और अलग हटके भी हो सकता है। ऐसे ये अलग भी हो सकता है, यानी कि ये सुरंग सेंटर भी से जा सकती है और ये अलग से भी होके जा सकती है।
ऐसे कोई सुरंग बना ली ये, और ये क्या है, इसमें कोई पत्थर गिरा दिया गया। अब इसकी गति कैसी होगी? अब आपके दिमाग में बात आएगी ऐसा तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर से डालो उधर गिरा दे, वो निकल जाएगी, लेकिन ये उधर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, ये इसी में ए बी सुरंग में ही ऊपर नीचे गति करती रहेगी। कारण क्या है समझिए थोड़ा सा। ये इसका सेंटर हो गया। जैसा कि आपको मालूम है, गुरुत्वीय जो यहां पर पृथ्वी का समद्रव्यमान कहां पर कार्य करता है? केंद्र पर कार्य करता है। जब यहां पर है तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, इसका आकर्षण बल बढ़ेगा, और जैसे सेंटर पे पहुंचेगा तो आकर्षण बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक इतना वेग हो चुका होगा, ये रुकने वाला नहीं, समझ लो पूरा ब्रेक, बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये यहां से भगना शुरू करेगा नीचे की तरफ, और जैसे इसको पार करेगा तुरंत ये केंद्र की तरफ, फिर पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी। अब बताइए, जैसे इसने केंद्र की तरफ पार, केंद्र की दूरी है नीचे गई ये पिंड, फिर इसको पृथ्वी खींचने लगी कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। अब जरा बताइए, वो जा कहां रही वस्तु? नीचे, और इसको खींच कहां रहा? ऊपर की तरफ। स्वाभाविक सी बात, इस पिंड का वेग घटेगा। जैसे जैसे ये यहां पर जब पहुंचेगी तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो जाएगा, वेग यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब जब वेग शून्य होगा, आकर्षण बल कहां की तरफ होगा? सेंटर की तरफ। फिर चलो ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर की तरफ चलना शुरू होती है तो इसमें जो आकर्षण बल का मान धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आकर्षण बल तो लगेगा, यानी एक्सेलरेशन तो इसमें लगेगा नहीं, बढ़ता इसका वेग जाएगा। जब सी पर पहुंचेगी तो इसका वेग सबसे ज्यादा हो जाएगा, और वस्तु और यहां पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साम्य स्थिति में वस्तु का वेग सबसे ज्यादा होता है और बल क्या होता है? जीरो होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो यहां पर वेग क्या हो गया? सबसे ज्यादा, और वेग हो गया, बल हो गया बिल्कुल जीरो। तो वस्तु क्या होगी? ये इधर पार कर जाएगी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ पार करेगी, क्योंकि जड़त्व का ही नियम है, ऊपर की तरफ पार करेगी। जैसे ही ऊपर की तरफ पार करेगी तुरंत आकर्षण बल फिर प्रभावी हो जाएगा और वस्तु का वेग धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, और बी पर ये जब पहुंचेगी, ए पर पहुंचेगी तो इसका वेग फिर खत्म हो जाएगा। इसी में गति करती रहेगी। तो ये कैसी गति करेगी? सरल आवर्त गति करेगी। अब इसके आवर्त काल का मैं फार्मूला बता दूं। ये टी बराबर होगा, जब इसको हल करेंगे आप, √RE/G बनेगा। टी बराबर 2 पाई √RE/G। ये फार्मूला आप 2-3 जगह पढ़ेंगे। अनंत लंबाई का कोई सरल लोलक होगा, उसका आवर्तकाल का भी फार्मूला होता है। कंफ्यूजन हो सकता है, आपसे कहीं पूछा जाए कि अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? आपको फार्मूला तो पहले से पता है, तो बहुत पहले से पढ़ के आए, टी बराबर 2 पाई √L/G। यानी कि टी यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ेगा, पक्की बात है। लेकिन लंबाई बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर दें तो आवर्तकाल अनंत नहीं होगा, बल्कि वो इतना ही होगा। और ये कितना आएगा? 84.6 मिनट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 84.6 मिनट होगा आवर्तकाल अनंत लंबाई के सरल लोलक का। या इसको बोले तो यदि पृथ्वी के आर पार कोई सुरंग है तो उसका जो पिंडीय गति करेगी, सरल आवर्त गति, उसका भी आवर्तकाल कितना होगा? 84.6 मिनट ही होगा। ठीक है। और एक बात लगे हाथ बता दें, यदि पृथ्वी तल के समीप कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसका आवर्तकाल भी इतना ही होता है। तो 3-4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 84.6 मिनट वाली बात। अब आइए भैया अगले प्रश्न में। बर्नौली की प्रमेय क्या है? सबकी जानी पहचानी प्रमेय। बर्नौली की प्रमेय क्या है? जब कोई असंपीड्य स्यांद्रो किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन की दाब, गतिज और स्थिति ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का योग कांस्टेंट रहता है। क्या बोलेंगे? जब कोई असंपीड्य और अस्यांद्रो किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसकी कुल ऊर्जा, मतलब दाब, गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग कांस्टेंट रहता है। फार्मूला क्या बनता है? P + ½ ρv² + ρgh बराबर नियतांक। ये है नियतांक, ये है बर्नौली की प्रमेय। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बड़ा ये अच्छा डेरिवेशन है, आप इसको तैयार करिएगा। इसके साथ जो अथवा में क्वेश्चन लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान क्वेश्चन लगा हुआ है। अथवा में क्या है? जब किसी गैसीय निकाय को 100 जूल उष्मा दी जाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा 30 जूल बढ़ जाती है, निकाय द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अब जरा समझिएगा। यदि आप डेरिवेशन उस पे फार्मूले पे जाएंगे तो फार्मूला क्या पढ़ा है? ΔU = Q - W।
ठीक है। डेल्टा यू का मान आपको निकालना है। क्यू कितना मिला 100 है, डब्ल्यू कितना है 30 है, सीधा सीधा आंसर मिल गया 70 जूल। लेकिन हमारा प्रश्न थोड़ा सा इसमें चेंज करके है, यहां पर था निकाय द्वारा किया गया, नहीं 1 मिनट गलती हो गई भाई सर, वो जरा फिर मिटा दे यार, इसमें था थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ये लिखा था 100 जूल उष्मा दी गई, मतलब इसको ये फार्मूला बनता है डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू दिया गया कितना 100 जूल और आंतरिक ऊर्जा बढ़ी कितनी 30 जूल, यानी कि डेल्टा यू का मान दिया गया 30। किया गया कार्य निकालना है डब्ल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समझिए देखिए क्या था, तो यहां पर क्या लिखेंगे डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना दिया 30 जूल उष्मा बढ़ी, क्यू कितना दिया गया, क्यू दिया गया इसको 100, ये डब्ल्यू लिख लीजिएगा, ट्रांसफर करिए इधर से, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 100, ये हो गया और ये हो गया 30, इधर पक्षांतर किया तो डब्ल्यू कितना हो गया 70 जूल। ये बात समझ में आई। अब यहां समझिए, देखिए ऐसे समझिए कि आपको जो है घर से 100 रुपए मिले, कितने मिले 100 रुपए मिले, और जब आप लौट के आए तो आपके पास कितने रुपए बचे 30 रुपए बचे, यानी आपके द्वारा कितने खर्च कर दिए गए, कितना कार्य किया गया। तो ये हो गया भाई, कैसे पूछे पापा कितने रुपए खर्चा किए कितने बचे, तो कहेंगे 100 रुपए आपने दिए थे, नहीं क्यू है, और सब जो 30 है मेरे पास है, मतलब आंतरिक ऊर्जा 30 है मेरे पास, कितना खर्चा किया, तो आप तुरंत घटा करके बता सकते हैं कितने जूल आएगा 30 जूल, 70 जूल आएगा। समझ में आया। अब इसको जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, निकाय पर कार्य किया जाए, यानी तुमको और कहीं से रुपए मिल जाए, तो यहां पर ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये यहां ध्यान रखना ये है कि निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो डब्ल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी हमारा जस का तस फार्मूले में लिखा जाएगा। लेकिन निकाय पर यदि कार्य किया जाएगा तो यहां पर डब्ल्यू जो हो जाएगा माइनस का होगा और माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, नहीं भी और होगा। कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन और किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल का सूत्र √T/m का बीमी विधि से सत्यापित कीजिए। तो कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी इसको आप देख लीजिए। अब वो भी गए होंगे कि थोड़ा लंबा सेशन हो गया है, बस लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें देखिए, ये देखिए यहां पर आप ये लिखते हैं A बराबर dV/dt, क्या है ये A बराबर dV/dt, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आप क्या करिए, इसका क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, dV बराबर A/dt, ये मैं प्रथम समीकरण की बात कर रहा हूं। अब उचित सीमा के अंदर आप इसको समाकलन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कर लिया, ये dV लिखा बराबर ये निशान लगा दिया इंटीग्रेशन का A/dt। अब दिक्कत आती है कि यहां पर लिमिट हम कैसे लिखें, बस यही खास बात है लिमिट लिखने की, वो समझ लीजिएगा। देखिए लिमिट का मतलब कहां से कहां तक का, ये है वेग, वेग कहां से होगा शुरुआत से और अंतिम वेग होगा, यानी लिमिट ये क्या होगी शुरू का वेग होगा और ये अंतिम वेग हो जाएगा। समझ में आया। किसका हमको लिमिट लिखनी है, वेग की लिमिट लिखनी। यहां पर dt नहीं समय की लिमिट लिखनी है, तो समय की लिमिट क्या होगी 0 से स्टार्ट करेंगे और t तक के जाएंगे, ये 0 to t हो जाएगा। बस यही खास बात है, समझ में आया। अब जैसा कि आपको पता है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ये लिखा, ये हो गया dv और ये लिखा u और ये है v, इसमें एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे पता करेंगे, t यहां पर dt लिखा, t क्या ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे तुरंत, और ये होगा 0 to t और ये होगा ये dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समाकलन करिएगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा v हो जाएगा। अब लिमिट के अंदर जब भी इंटीग्रेशन करना होता है तो आपको बड़ा ब्रैकेट लगा के ये दोनों लिमिट लिख देनी होती हैं, u और v लिखता है, यहां पर a लिख देंगे, और यहां पर देखिए dt का तो t हो जाएगा, आप यहां पर t लिख देंगे, यहां पर 0 और यहां t लिख देंगे। ये बात शायद समझ में आ गई है। dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट आप लिखेंगे u और v, इधर लिखेंगे 0 और t।
अब यहां पर दूसरा खेल शुरू होता है, आपको लिमिट लिखनी होती है तो अपर लिमिट पहले लिखेंगे। हम यहां v ये नहीं लिख रहे हैं बल्कि ये वाला v लिख रहे हैं, तो मैंने v लिख लिया। माइनस निशान अपने पास से लगाएंगे, ये माइनस लगा दिया, काम खत्म हो गया इसका, ये हो गया। यहां पर a, यहां ब्रैकेट लगा लीजिएगा। पहले हम ये वाला t नहीं लिख रहे हैं बल्कि ये t लिख रहे हैं, तो t माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर हो गया v माइनस u बराबर हो गया 80। अब पक्षांतर करिएगा तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस 80। ये बन गया प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस 80। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला जो फार्मूला क्या बनता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए आते हैं v बराबर ds अपान डी टी। क्या लिखेंगे, v बराबर ds अपान डी टी। क्रॉस गुणा करेंगे, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ds बराबर होगा v इंटू डी टी, v इंटू डी टी, ये बन गया। अब v का मान तो पहले से पढ़ के आया हो, v बराबर u प्लस ए टी, तो आप यहां पर ds की जगह पर ds लिखेंगे और लिखेंगे u प्लस ए टी। कहां से मैंने इसको लिया है, ये पहले समीकरण से लिया है, v बराबर u प्लस ए टी। आगे लिखा है dt, तो आप यहां पर dt लिख जाएंगे। अब क्या करना है, इस dt को दोनों से गुणा कर देना है, तो करिए गुणा, फिर देखा जाएगा। ये हो गया ds, ये हो गया u इंटू डी टी और प्लस ए टी इंटू डी टी। यहीं पे गलती ना हो जाए, क्योंकि ये कहीं ऐसा ना लग जाए कि टी के साथ स्क्वायर लगा दिए, नहीं, ए अलग है, ए डी टी मैंने अलग लिखा और डी टी को अलग लिखा। देखिए ये ध्यान रखना यहां पर बस। अब क्या करना है, उचित सीमा के अंदर आपको समाकलन करना है। समाकलन कर दीजिए, ये हो गया ds हो गया। अब इसमें दो पद आ रहे हैं, अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने अलग लिख लिया है u इंटू डी टी और प्लस इंटीग्रेशन लिखा a इंटू टी और ये हो गया dt। फिर बात वही आई कि हमको लिमिट लिखनी है। लिमिट लिखना आ गया तो समझ लो ये डेरिवेशन आपका हो गया। अब लिमिट कैसे लिखेंगे, ds का दूरी, दूरी कहां से स्टार्ट होती है, 0 से होती है आखिरी तक के जाती है, तो यहां 0 से s हो गया है। टाइम कहां से शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होता है t तक के जाता है, तो 0 से t लिख देंगे। यहां भी वही खेल है, तो आप यहां पर ये t लिख देंगे। शायद यहां तक दिक्कत खत्म हो गई है। अब आगे इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए अभी इसको ऐसे लिखा रहे हैं, यहाँ पर कांस्टेंट u और ए मिल रहा है, इसको अलग कर लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया इंटीग्रेशन और लिखा ds और 0 to s लिख दिया है, बराबर निशान लगाया। इसमें u को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे पता करेंगे, जो t के साथ dt के साथ नहीं, d के बाद जो अक्षर लिखा होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, और जो भी है उसको बाहर करेंगे। तो ये हमने बाहर कर लिया, ये हो गया, निशान लगाया। फिर इंटीग्रेशन का 0 to t लिखा और ये आपका बना कितना, dt हो गया। प्लस यहां पर देखिए a बाहर जाएगा केवल, तो मैंने a को बाहर लगाया, इंटीग्रेशन निशान लगा दिया और ये हो गया t इंटू डी टी और लिमिट फिर वही लिख देंगे। बस इतना तो हो गया, बस समझिए लग गया। अब इसका समाकलन करना है, तो s का कितना आएगा, s का तो s आएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे तुरंत, 0 to s आ जाएगा। यहां पर u अलग करेंगे और ब्रैकेट में यहां पर t लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे 0 to t लिखेंगे। यहां पर ये प्लस का निशान लगाएंगे, a लिख देंगे। बस थोड़ी दिक्कत यहां पर आएगी। दिक्कत क्या है, यहां पर जो इंटीग्रेशन मिला है वो मिला है आपका t इंटू डी टी। अब ये ध्यान रखना है, t इंटू डी टी में इंटीग्रेशन में नियम ये होता है कि जो यहां पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, ऐड करने पर जो पावर बनती है वो कहां आती है, नीचे आती है। तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक थी पावर, एक और ऐड करी, 2 हो गई और बटे 2 कर लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही यहां पर लगा देना है। तो आपको क्या लिख देना ब्रैकेट में, टी स्क्वायर अपान 2, लिमिट वही रहेगी 0 to t रहेगी, बस हो गया। अब क्या करना है, मान डाल दीजिए बस s माइनस 0, ध्यान रखना s है 5 नहीं है। फिर u ब्रैकेट में t माइनस 0 और प्लस ये हो जाएगा a और t स्क्वायर अपान 2 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे 0, इसका कोई रोल है नहीं। अब सीधा बस गुणा करके लिख देना, s बराबर होगा ut, ये हो गया, और प्लस देखिए लिखा कितना है, a t स्क्वायर अपान 2, इसको आप लिखेंगे हाफ
AT स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आपका बन गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाली समीकरण, थर्ड वाली। थर्ड वाली क्या है जरा समझिए भैया। थर्ड समीकरण में देखिए ये आपने पढ़ा a बराबर, इससे मदद लेंगे हम पहली वाली समीकरण से जो पहले लिखा था। तो a बराबर आएगा dv अपान dt, ये हो गया। a बराबर dv अपान dt, ये तो आपने वहां से लिख लिया। इसमें क्या करना है, आपको ds से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। और गुणा करने में क्या हो गया कि आपको ये a बराबर dv इधर लिखेंगे, ये ds को इसके नीचे लिख देंगे, तो ये ds इधर हो गया, और गुणा ds अपान dt, यानी ऐसे बोले कि ds और dt की अदला बदली कर दी, सीट केवल बदल दी, ds की जगह पे dt को बैठाला और dt की जगह पे ds को बैठा दिया। अब जरा देखिए क्या बन गया भैया, a बराबर ये ds अपान dt v होता है, आपको यहां सामने देखिए लिख रखा है v बराबर ds अपान dt, तो मैं इसको v को पहले लिख देता हूं v इंटू dv अपान ds, शायद दिक्कत नहीं है। ds अपान dt की वैल्यू इधर v लिखी, वही को हमने आप पहले पेस्ट किया है, और a बराबर हो गया v इंटू dv अपान ds। क्रॉस गुणा कर लीजिएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो यह आएगा v इंटू dv बराबर a इंटू ds, ये निकल गया। फिर वही काम करना है आपको, लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन करना है, तो आपको यहां पर लिखना है v इंटू dv बराबर a इंटू ds। फिर वही खेल, आपको लिमिट लिखना, लिमिट लिखना आ गया तो पूरा आपका डेरिवेशन हो जाएगा। यहां पर क्या है, वेग है, वेग प्रारंभिक से अंतिम होता है, प्रारंभिक को आप u से लिखते हैं, यहां पर मैंने u लिख दिया है, अंतिम को v से लिखते हैं। दूरी 0 से स्टार्ट होती है, s तक जाती है, यहां पर 0 से s कर लेते हैं। फिर यही अभी इंटीग्रेशन किया, सामने यहां पर देखो लिखा था टी स्क्वायर अपान 2, वही यहां पर भी कर देंगे आप तुरंत, कितना v स्क्वायर अपान 2, ब्रैकेट में बंद करेंगे, और तुरंत यहां पर v और यहां पर u करेंगे। यहां पर एक कांस्टेंट थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये अलग कर लिया है, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना, s हो गया, 0 टू s लिख लिया। बस अब क्या करना है, पहले अपर लिमिट लिखनी है, माइनस निशान लगा के लोअर लिमिट लिख देनी है। अपर लिमिट क्या है, v है, तो v के जगह पे हम v लिख रहे हैं, लेकिन v नहीं लिख रहे हैं, बल्कि v के जगह पर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपान 2, माइनस अपने पास से लगाएंगे, u स्क्वायर अपान 2 हो गया, बराबर यहां पर आप a लिख लेंगे, और s माइनस 0 करेंगे तो s माइनस 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो आप a s लिख लेंगे। कहां से समझ में आया कि नहीं आया, यहां पर s माइनस 0 है, s को हमने as को लिखा, 0 वाले को हटा दिया। अब क्या करना था, बस सिर्फ आंसर ही बाकी है। अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, दोनों में लेफ्ट साइड में बटे 2 आ रहा, तो मैंने ऐसे चाहे कर दी भैया, ये ले लिया एलसीएम, ऊपर बन गया v स्क्वायर माइनस कितना हो गया u स्क्वायर, और बराबर कितना हो गया as, कर दीजिए क्रॉस गुणा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर हो गया 2as। पहुंच गए लास्ट स्टेज में, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बस समझते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत एक खास बात है, उसको जान लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। खास बात क्या है इसमें, जरा तब तक दिमाग लगाइए। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर अंडर रूट टी अपान m को विमी विधि द्वारा सत्यापित कीजिए। अब खास बात समझिए, देखिए ये लिखा है v बराबर अंडर रूट टी अपान m, तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहां t जो है टाइम से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यहां पर तनाव बल है। कौन सा बल है, ये तनाव बल है। ठीक, ये तनाव बल हो गया, तनाव बल है, ठीक, टेंशन फोर्स है। m क्या है, बस यही इस प्रश्न की जान है, और नहीं तो गलत हो जाएगा। m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या है,
एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो जो बिमी सूत्र लिखना पड़ेगा वो m नहीं लिखना होगा बल्कि m/l लिखना होगा, यही खास बात है और इसमें कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर आपको क्या लिखना होगा, एल टी की पावर -1, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, एल टी की पावर -1 हो गया। तनाव बल है तो बल का बिंदु सूत्र आपको पहले से पता है, एम एल टी की पावर -1। गलती यदि हो गई, आपने m की जगह पर m लिख दिया तो फॉर्मूला सही होते हुए भी ये आपका हो जाएगा गलत, जबकि ये क्या है, बिल्कुल सही लिखा है। आपको यहां पर लिखना होगा m l की पावर -1 क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो m/l यानी m l की पावर -1। अब जरा देख लीजिएगा, तो हो गया एल टी की पावर -1, तो ये लिखा, यम से यम कट गया, ठीक है। और हाँ, यहां पर पावर 1/2 थी तो पावर मैं 1/2 यहां भी लगाता हूं, पावर 1/2 यहां भी लगा देता हूं। अब इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूं, पूरे को समझिए जरा, यम से यम, क्योंकि पावर 1/2 है तो यम और यम तो अंदर अंदर हट गया। यम की पावर -1 थी, ऊपर गई तो प्लस की 1 हो गई, ये पहले से, तो एल की पावर हो गई कितनी, 2। टी की पावर पहले से -2 थी तो -2 लिखा, पावर 1/2 थी, ये लिख लिया। जरा फिर से चेक कर लीजिएगा, एम एल टी की पावर -2 जस का तस लिखा रहने दिया, यहां पर एम एल की पावर -1, दोनों की पावर 1/2 थी, तो इसके अंदर में जैसे अंडर रूट लगा है तो अंदर अंदर हम काट सकते हैं, तो वही काम यहां भी किया है, काटा नहीं बल्कि इसको मैंने हटा दिया, एम और एम को हटाया। एल की पावर -1 है, ऊपर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, पहले से 1 था और पर एक और 1 हो गया तो 1 1 मिल गया, कितना होगा 2, एल की पावर 2 हो गई। टी की पावर -2 ऑलरेडी है, टी की पावर -2 होगा, पावर कितनी लगी यहां पर 1/2। अब देखिए एल टी की पावर -1, पावर 2 से 1/2 से खोलेंगे तो एल की पावर ये हटेगी और टी की पावर भी यहां पर हट के -1 हो जाएगी। जरा मिला लीजिएगा, दोनों साइड का बिंदु सूत्र सही है, इसलिए फार्मूला ये सही है। ये ध्यान देने वाली बात है, यदि आप इसकी विमा को m लिखेंगे तो फार्मूला सही होते हुए भी गलत हो जाएगा और आपका ये प्रश्न गलत होगा। अब बस आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, किसी पिंड के ऊर्ध्वाधर वृत्त का गति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी मतलब पिंड को यदि ऐसे गति कराते हैं, इसकी मैं खास बात आपको बता देता हूं, तो उसकी गति क्या होगी समझिए। जैसे किसी वस्तु को जब हम गति कराएंगे, जैसा कि आपको पता है वृत्त में गति होगी तो उसमें कहीं ना कहीं अविकेंद्र बल जरूर लगेगा, बिना अविकेंद्र बल के ये वस्तु वृत्त में गति करेगी ही नहीं। अब यहां समझिए, जब ये वस्तु यहां पर होती है तो इसका भार mg कहां लगता है, नीचे, और तनाव बल कहां लगता है, ऊपर। जब यही वस्तु कहां पहुंच जाती है, ऊपर, तो इसका भार तो सदैव नीचे रहेगा और तनाव बल भी इधर ही रहेगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, समझिएगा। अब खास बात इसमें क्या है, यदि वृत्त, इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति यदि अंडर रूट, ध्यान रखना बिंदु a पर, उच्चतम बिंदु पर अंडर रूट GL है तभी वस्तु वृत्त में गति करेगी, अन्यथा वृत्त में गति नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना है। यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कराना है तो उसके टॉप पॉइंट पर अंडर रूट GL के बराबर होना चाहिए, तभी ये गति करेगी। नीचे आ जाइए, यदि निम्नतम बिंदु पर यदि हम बात करें बी बिंदु पर, तो अंडर रूट 5GL के बराबर यदि गति होगी तभी वो वस्तु ऊपर की तरफ गति करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, दिया होगा लंबाई है, द्रव्यमान वेग दिया हुआ है और कहा इस बिंदु पर, बी बिंदु पर इतना इसकी चाल है और क्या ये वस्तु ऊपर ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करेगी, तो तुरंत आप क्या करेंगे, अंडर रूट 5GL लिखेंगे और इसका यदि मान जो निकालेंगे वह मान कम है और दिया हुआ जो मान ज्यादा है तो वस्तु ऊपर गति करेगी, अन्यथा ये गति नहीं करेगी। अब ये जो अथवा में ये क्वेश्चन लगा हुआ है वो जरा देख लीजिएगा, बस लास्ट क्वेश्चन आपका है, पूरा पेपर मैंने अधिक से अधिक करा दिया है और आप लोग इसको पूरा रिवाइज करेंगे। आर त्रिज्या की 27 छोटी बूंदों को समान त्रिज्या में समान बूंदों में डिवाइड कर दिया गया है, पृष्ठ तनाव T है तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा आपको निकालना है। देखिए फार्मूला आपका जो बनता है, W बराबर होता है T इंटू डेल्टा ए, बस इसको समझिएगा, W बराबर T इंटू डेल्टा ए। अब ये जो आर त्रिज्या की बड़ी बूंद थी, जब इसको आप 27 छोटी बूंदों में डिवाइड करेंगे, ये छोटी छोटी बूंदों में, तो एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो क्या रहेगी जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। हाँ, आयतन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, आयतन कांस्टेंट रहेगा।
तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन के लिए क्या होगा, हम यहां पर बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर मानेंगे और छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर मानेंगे। आयतन बूंद का यानी गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप बदल देंगे 27 गुणा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये रिलेशन हो गया बड़ी बूंद के आयतन और छोटी बूंद के आयतन में। 4/3 पाई, 4/3 पाई को हटा दीजिए, तो कैपिटल आर क्यूब बरा ये जो मिल गया वो हो गया 27 आर क्यूब। दोनों तरफ घनमूल ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर बराबर 3r, या हम r बराबर लिखें कैपिटल r/3, यानी कि जो बूंदें बनेंगी वो बड़ी बूंद की त्रिज्या का 1/3 हो जाएंगी, तिहाई हो जाएंगी। अब करना क्या है, आयतन तुमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़ी बूंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, इसको A1 आप मान लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और छोटी बूंद का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर आप A2 फिर से लिख लीजिएगा, 4 पाई, R की जगह पे R/3 लिख दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो A2 बराबर ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आएगा 9। इतना जो होगा एक बूंद का आयतन होगा, लेकिन यहां पर एक नहीं भैया, बूंदें कितनी हैं, 27 बूंदें हैं। तो 27 बूंदों का आयतन मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको ऐसा करो, यहां पर A2 ना लिख करके A2 डैश बोल दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। अब A2 बराबर क्या हो जाएगा, 27 है तो आपको 27 से और गुणा कर देना है, 4 पाई R स्क्वायर बटे 9, 9 तिया 27, यानी A2 आपको मालूम हो जाएगा ये 12 पाई R स्क्वायर, ये बन गया। अब परिवर्तन आयतन का कितना, क्षेत्रफल का कितना हुआ, तो परिवर्तन कहीं भी निकालना हो ये ध्यान रखना है, लास्ट कंडीशन में से पहली वाली कंडीशन घटानी है। तो लास्ट कंडीशन कौन सी है, ये है A2, तो डेल्टा A निकालना है आपको, 12 पाई R स्क्वायर में से घटा देना है 4 पाई R स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना, 8 पाई R स्क्वायर, ये बन गया, कितना हो गया ये 8 पाई R स्क्वायर, 8 पाई, ये है 12 पाई R स्क्वायर में से घटाया तो 8 पाई R स्क्वायर बन गया डेल्टा ए। अब निकालना तुमको क्या था, W निकालना, फार्मूला तो पहले लगा दिया था, W बराबर होगा T इंटू डेल्टा ए, बस T से इसको गुणा करके सीधे फाइनल आंसर लिख देंगे, कितना होगा T या 8 पाई R स्क्वायर इंटू कैपिटल T, और यही हो जाएगा इन ऊर्जा में परिवर्तन कितना, ये जूल में। अब बात यहां पर आती है, ये परिवर्तन होगा कम होगा कि ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना, क्योंकि बाहर तो तुमने कोई ऊर्जा तो दी नहीं है, जब इतना कार्य किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बूंदें छोटी में कन्वर्ट हुई होंगी तो अपने में जो उष्मा थी उसी को तो इसने खर्चा किया, क्योंकि इतनी जूल ऊर्जा क्या इसने की, W बराबर खर्चा की है 8 पाई R स्क्वायर गुणा T, इतनी ऊर्जा खर्च की, तो स्वाभाविक सी बात है उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। यही वजह है कि गर्म पानी को ठंडा करना है तो उसको फव्वारे में तोड़ा जाता है। जैसा कि आप सबने गर्मी के दिनों में फव्वारे में नहाया होगा, बड़ा आनंद आता है, पानी वही है, नल का ही, टंकी का ही पानी है, लेकिन फव्वारे में नहाते तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडा लगता है। वजह क्या है, जैसे जब पानी आता है टंकी से फव्वारे में टूटता है तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कई गुना, हजार से कई हजार गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बूंदों में, क्योंकि यहाँ पर बात केवल 27 बूंदों की थी, यहाँ पर करोड़ों में बूंदें टूट रही हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब बहुत बढ़ेगा तो कार्य भी बहुत किया जाएगा, तो कार्य बहुत किया जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, इसलिए वो तापमान क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी जल का तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पानी को ठंडा करने के लिए उसको बूंदों में तोड़ा जाता है, क्योंकि जो मशीनों को पानी से ठंडा करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो उतना पानी छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा पानी बाहर वेस्टेज हो जाएगा। इसके लिए क्या है, उसी पानी को ठंडा करके बूंदों में तोड़ के पुनः उसको जो है यूज में लिया जाता है। अब एक बात बस यहाँ छूट गई, और मैं बता दूं कि पानी का ही उपयोग क्यों करते हैं,
पहली बात तो पानी तो फ्री में मिलता है, ये बात सही है, लेकिन यह पानी जो है कि पीने वाली परसेंटेज तो बहुत कम, सबको पता है, लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, ये बात भी ध्यान रखना है। आपको कोई 3-4 वस्तुएं दे दें और कहा जाए जल, इसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से यदि आप रोगी की या किसी व्यक्ति को सिकाई कर रही हैं तो उसमें जो है 1 लीटर आप पानी को गर्म करेंगे और 1 लीटर आप तेल को गर्म करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर समान रखना है, तो पानी को ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके उसका टेम्परेचर जो है उतना मेंटेन हो पाएगा। तो ये था आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। मैंने पूरा का पूरा पेपर हल करा दिया है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है। यदि आप हमारे चैनल के साथ रहे, हमारे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं या कितने आप हल कर पाएंगे। धन्यवाद।